आवाज़ ठीक देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में कल हमने पढ़ा था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया की ट्रीटमेंट हम किस तरह, इसकी सर्जरी किस तरह करेंगे। अच्छा, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया हमारे पास बैक साइड पे किडनी है, और किडनी से यूरेटर नीचे गई है। ठीक है, यहाँ पे फिर यूरेटर आ गई है किस चीज़ में, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा और यूरिनरी के दरमियान यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा के इर्द गिर्द सराउंड में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इसके जो पेरिफेरी है उसको पेरिफेरल जोन कहते हैं, और मिड वाले को ट्रांजिशनल जोन। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया ट्रांजिशनल जोन से ज़्यादातर मोस्ट कॉमन साइट ट्रांजिशनल जोन है। ठीक है, अगर ट्रांजिशनल जोन्स में बेनाइन हाइपरप्लीजिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कंप्रेस करेगी, इसकी वजह से यूरिन पास नहीं होगी, डिफिकल्टी इन यूरिन। ठीक है, हेसिटेंसी एंड इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर होगी। तो अब इसकी जो सर्जरी है, उस सर्जरी का नाम क्या है। हाँ, एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर नहीं होगी, मुश्किल होगी, हेसिटेंसी। पहले तो वो डिले टू स्टार्ट द यूरिन, यूरिन को स्टार्ट करना में मुश्किल होगी। फिर जो पास करते हैं तो वीक स्ट्रीक होगी, और फ्लो भी वीक होगी, और कंप्लीट यूरिनरी ब्लैडर इसकी एम्प्टिंग नहीं होगी। इसकी जो सर्जरी है, उस सर्जरी का नाम है टर्प, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया। अच्छा देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इधर रेक्टम है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन की एसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्माइड कोलन, और इसके बाद सीकम कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम जो है ये इसके पोस्टीरियर साइड पे है। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसका नाम है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अच्छा, डिजिटल का मतलब है डिजिट स्पेंकर को, और रेक्टल रेक्टम एग्जामिनेशन। आप पेशेंट से इजाज़त लेंगे और रेक्टम के थ्रू, ये रेक्टम इसके पोस्टीरियर साइड पे है, और डिजिट के थ्रू, फिंगर के थ्रू अगर ये प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया आप पाल्पेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लीजिया हो गई है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टम के थ्रू द फिंगर डिजिट्स हम पाल्पेट कर सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। नॉर्मली तो इसमें हाइपरप्लीजिया ना हो तो ये इसके साथ अटैच नहीं है। अगर रेक्टम के थ्रू हम पाल्पेट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग है, मतलब हाइपरप्लीजिया है, तो ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया होगी। इसके लिए जो सर्जरी है, उस सर्जरी का नाम सर्जरी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट।
इसमें रिसेक्टोस्कोप यूज होता है। सर्जन रिसेक्टोस्कोप के थ्रू ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया की पार्ट को रिमूव कर देता है। रिसेक्टोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप, रिसेक्टोस्कोप, एक होता है एंडोस्कोपी, एक होता है लेप्रोस्कोपी। एंडोस्कोप अगर माउथ के थ्रू, रेक्टम के थ्रू हम थिन ट्यूब एंटर करें और इसमें लाइट होती है, कैमरा होती है और इसके थ्रू हम देखें इंटरनल ऑर्गन, तो वो एंडोस्कोपी है। कभी कभार एंडोस्कोपी के लिए इंसिजन भी लगाते हैं। अगर एब्डामेन में हम इंसिजन करें और इसके थ्रू थिन ट्यूब को एंटर करें और इसमें कैमरा हो, लाइट हो और इसके थ्रू सर्जरी भी हो सकती है और इंटरनल ऑर्गन को देख भी सकते हैं, तो वो लेप्रोस्कोपी है। ठीक है, एब्डामेन के लिए जो यूज़ होते हैं लेप्रोस्कोपी। तो फिर एंडोस्कोपी के अलग अलग नाम है। जो स्टमक के लिए यूज़ होते हैं तो गैस्ट्रोस्कोपी, कोलान हम देख सकते हैं कोलानोस्कोपी, रेक्टम जो हम देखते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू तो उसका नाम है प्रैक्टोस्कोपी। ठीक है, अब ये जो रिसेक्टोस्कोप है तो उसके थ्रू हम रिसेक्शन करते हैं और स्कोपी उसको देख भी सकते हैं। रिसेक्टोस्कोप में क्या होते हैं? थिन ट्यूब विद लाइट। अच्छा, ये लाइट अंदर की जो ऑर्गन है वो रोशन कर देती है और कैमरा के थ्रू हम इसकी इमेज को देख सकते हैं। लाइट एंड कैमरा। और इसके साथ साथ इस ट्यूब में इलेक्ट्रिक कटिंग लूप होती है, तो उसके इलेक्ट्रिक कटिंग लूप के थ्रू सर्जन ये प्रोस्टेट की पार्ट, अच्छा ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा में ये ट्यूब रिसेक्टोस्कोप को एंटर कर देता है और प्रोस्टेट की जो पार्ट हाइपरप्लीजिया हो गई है तो वो रिमूव कर देता है। तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कटिंग लूप। अच्छा, और ये इसके लिए इंसिजन तो नहीं चाहिए, यूरेथ्रा के थ्रू ये एंटर कर देते हैं और रिमूव, रिसेक्टोस्कोप और रिमूव पार्ट ऑफ प्रोस्टेट थ्रू यूरेथ्रा। और इस सर्जरी का नाम है टर्प। ये ट्रांस यूरेथ्रल, यूरेथ्रा के थ्रू ये ट्यूब एंटर की गई है और रिसेक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ दैट पार्ट, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, और इस हाँ, बाहर से तो नहीं किया, बाहर से ट्यूब को एंटर करने के लिए यूरेथ्रा यूज होते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको गौर से देखिए। ठीक है, अच्छा हमने यूरोलॉजी स्टार्ट किया है तो क्लिनिकल केस लिख लें। यूरोलॉजी में हम किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एरिया जो है ये प्लांक एरिया, जहाँ यहाँ पे अगर पेन होती है तो ये प्लांक एरिया है। प्लांक पेन, किडनी पेन, लो बैक पेन ये सेम है। लॉइन पेन उसे भी कह सकते हैं, लॉइन पेन। तो अगर यहाँ पे पेन है, मसला है तो किडनी में मसला होगी। ठीक है, अब देखो 56 ईयर ओल्ड मेल presented to the clinic with history of Planck pain, with the history of Planck pain, occasionally vomiting या nausea and vomiting, occasionally इसमें वॉमिटिंग भी होती है, occasionally vomiting, प्रोग्रेसिव वेट लॉस। वेट लॉस हमारे पास या तो माइल्ड वेट लॉस होता है
या प्रोग्रेसिव वेट लॉस या सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अगर थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए तो माइल्ड वेट लॉस। प्रोग्रेसिव वेट लॉस जो वेट लॉस होती है वक्त के साथ साथ। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब है जो कम वक्त में ज़्यादा वेट लॉस हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेट लॉस, और इसके साथ साथ क्या है, पेनलेस हेमाचूरिया। पेनलेस हेमाचूरिया का मतलब क्या है, ब्लड इन द यूरिन। पेनलेस हेमाचूरिया एंड ऑन पाल्पेशन, अगर हम ये प्लांक एरिया को पाल्पेट करें तो मास इस पे पाल्पेशन पे मास पाल्पेट होती है। ऑन पाल्पेशन देयर इज mass on the in the right side, in the back side of abdomen। ठीक है। अब देखो आपके ख्याल में ये डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एक एक पॉइंट को देखे। यहाँ पे प्लांक पेन है तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट किस चीज़, किडनी में मसला होगी। ठीक है। दूसरा, वोमिटिंग और नाचे वोमिटिंग, ये तो हर कंडीशन में हो सकती। प्रोग्रेसिव वेट लॉस है, कैंसर होगी। ठीक है। अच्छा, पेनलेस हेमाचूरिया है, पेनलेस हेमाचूरिया है। पेनलेस हेमाचूरिया हो, प्लांक पेन हो और इसके साथ साथ मास हो, तो ये ट्रायड अगर पाया जाता है तो इस कंडीशन का नाम है रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, रीनल सेल कार्सिनोमा। कितने चीज़ें, प्लांक पेन, ठीक है, और इसके साथ साथ पेनलेस हेमाचूरिया और वेट लॉस। वेट लॉस कैंसर की वजह से है और पेनलेस हेमाचूरिया और प्लांक के पेन क्यों होती है, तो ये देख ले इसकी पिक्चर दे। अच्छा, पेनलेस इसलिए है, पेनलेस हेमाचूरिया। अगर पेनफुल हो तो और कंडीशन होगी। पेन ट्रायड ये होगी, ट्रायड, पेनलेस हेमाचूरिया, हेमाचूरिया, और इसके साथ साथ प्लांक पेन, प्लांक मास और प्लांक पेन। ठीक है। ये जो ट्यूमर है रीनल सेल कार्सिनोमा, ये कैंसर निकलता है रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम से। इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम। ठीक है। ये जब रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम से ये कैंसर निकलता है, ट्यूमर को कैंसर, तो ये ट्यूमर ग्रो करता है, ट्यूमर ग्रो। जब ये ट्यूमर ग्रोथ करता है तो इसकी वजह से क्या होगी, ये इन्वेट कर देता है कलेक्टिंग डक्ट्स को, कलेक्टिंग सिस्टम को और पेल्विस को। ये हमारे पास किडनी है, क्या है, किडनी। अब देखो, किडनी में कार्टेक्स और मेडोला होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इसमें, और फाइनली ये पेल्विस, ये एरिया क्या है, पेल्विस में इसकी ड्रेनेज होती है। तो फिर ये इन्वेट कर देता है कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम को और पेल्विस को। तो इसमें इन्वेट कलेक्टिंग डक्ट एंड
पेल्विस, पेल्विस ऑफ किडनी, ऑफ किडनी। जब ये इन्वर्ट करे तो इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कर देता है ब्लड वेसल। इसमें ब्लड वेसल है ना, तो इरोड ब्लड वेसल, इरोड का मतलब है डिस्ट्रॉय ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग तो इसकी वजह से क्या होगी, और किडनी में यूरिन बनते हैं, तो ये यूरिन पर यूरेटर के थ्रू जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में, तो ये ब्लीडिंग यूरिन में जाएगी तो हिमाचूरिया, हिमाचूरिया। अब देखो ये ब्लड वेसल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्लीडिंग है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है तो पेनलेस। इसमें लिख ले इन्फ्लेमेशन, नो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ठीक। पेनलेस हेमाचूरिया, रीनल सेल कार्सिनोमा ओरिजिनेट होती है रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम से। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम जब ये कैंसर निकले ट्यूमर, तो ये ग्रो करता है और कलेक्टिंग डक्ट और पेल्विस ऑफ किडनी को इन्वेट कर देता है। जब ये इन्वेट करे इरोड ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लड वेसल की डिस्ट्रक्शन से ब्लड की लीकेज होगी और ये ब्लड यूरिन में जाएगी तो हिमाचूरिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो तो फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से पेनफुल होगी, पेनफुल है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अच्छा, प्लैंक मास, फिर अगर पेनफुल हेमाचूरिया है तो प्लैंक पेन क्यों है? जब ये यहाँ पे ये कैंसर निकल, यहाँ पे कैंसर है, ट्यूमर है, जब ये कैंसर इन्वेड होता, ये कैंसर, ये ट्यूमर जब इसकी ग्रोथ होती है तो किडनी के इर्द गिर्द एक कैप्सूल है, किडनी के इर्द गिर्द लेयर है, उसका नाम है रीनल कैप्सूल। अच्छा, इसकी पिक्चर लिख रहे, फिर मैं दूसरा वाला एक्सप्लेन कर। प्लैंक मास, ये जो मास है, ये मास की जब ग्रोथ, ट्यूमर जब बढ़ता है, ट्यूमर, तो ये इस किडनी के इर्द गिर्द एक लेयर है, उसका नाम है रीनल, ये टाइटली अटैच है किडनी के साथ, इसका नाम क्या है? रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल कैप्सूल का काम है प्रोटेक्ट द किडनी एंड पेन सेंसिटिव, प्रोटेक्ट एंड पेन सेंसिटिव। अच्छा, और ये रीनल कैप्सूल लेयर 10 फाइब्रस लेयर दे, 10 फाइब्रस लेयर, और टाइटली किडनी के साथ अटैच होता है, टाइटली अटैच्ड। अब देखो, जब ये ट्यूमर की ग्रोथ होती है, इसके पहले आप लेयर को देखें, इसके जो टाइट लेयर है, सबसे पहले ये रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल के इर्द गिर्द एक और लेयर है और इस लेयर का नाम है पेरीरीनल पेट। दूसरे लेयर का नाम क्या है? पेरीरीनल पेट। ये पैटी लेयर है, लेयर ऑफ पैटी टिश्यू, पैटी टिश्यू, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द एक और लेयर है, उसका नाम है रीनल पीशिया। तीसरा जो लेयर है उसका नाम है रीनल पीशिया, रीनल पीशिया। रीनल पीशिया को जीरोटा पीशिया भी कह सकते हैं, जीरोटा पीशिया। जीरोटा ने डिस्कवर किया था तो इसका नाम से भी ये कह सकते हैं। जीरोटा पीशिया किडनी पे भी है और एड्रीनल ग्लैंड पे भी है। किडनी पे
के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, तो ये जिरोटापिशिया, इसमें लिख ले, ये टप फाइब्रस शीट है, टप फाइब्रस शीट, टप फाइब्रस शीट। अच्छा, ये किडनी में अपने जगह पे रखता है, होल्ड द किडनी इन प्लेस। ये क्या करता है? होल्ड द किडनी इन प्लेस। और इसमें लिख ले सराउंडेड या इंक्लोज्ड किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या कराता है? इंक्लोज्ड किडनी प्लस एड्रीनल ग्लैंड। तो ये तीसरा लेयर है। और इसके चौथा जो है वो पैरा आउटर मोस्ट लेयर क्या है? पैरा रीनल पेट, आउटर मोस्ट पेटी लेयर है। ये पेटी लेयर है, आउटर मोस्ट पेटी लेयर। अच्छा, यहाँ पे ये ट्यूमर है। जब ये ट्यूमर की ग्रोथ होती है तो ये किडनी को, ये जो टाइटली अटैच लेयर है, रीनल कैप्सूल है, तो ये भी इरिटेट करेगी। इसकी इरिटेशन से क्या होती है? पेन। तो लेट स्टेज में प्लांक पेन होती है, लेट स्टेज में प्लांक पेन होती है, लेट स्टेज में। अर्ली पेनलेस हेमाचूरिया होती है, लेट स्टेज में प्लैंक पेन होती है। समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये कंडीशन हो तो फिर ये तीन कंडीशन तो रीनल सेल कार्सिनोमा होगी। इसकी काजेज लेके कि रीनल सेल कार्सिनोमा कैंसर में जीन म्यूटेशन होती है। कैंसर किस चीज़ की वजह से होती है? जीन म्यूटेशन। जीन, यहाँ पे ये जो सेल है एपिथेलियल सेल है, इसकी ग्रोथ जीन्स में एक किस्म के जीन्स होते हैं कि हर सेल की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। अगर इस जीन में मसला आ जाए तो फिर ये इस सेल की ग्रोथ सप्रेस कर सकती है? नहीं कर सकते, तो फिर कैंसर होगी। अच्छा, रेस्पेक्टर रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए कौन कौन सी है? रेस्पेक्टर, ये ज़्यादातर मेल में होती है। ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर होती है, तो ज़्यादातर मेल एज कंपेयर टू फीमेल। दूसरा, एजड पीपल में, वो जो उम्र में ज़्यादा हो तो उन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा है रीनल सेल कार्सिनोमा की। स्मोकर, जो स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों में भी रीनल सेल कार्सिनोमा की चांसेस ज़्यादा है। और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, रीनल सेल कार्सिनोमा में जीन म्यूटेशन कौन सी जीन में होती है? जीन म्यूटेशन होती है वान हेपल लैंडौ जीन में, वान हेपल लैंडौ जीन। इसका शॉर्ट फॉर्म है VHL जीन। वान हेपल लैंडौ जीन क्रोमोसोम नंबर 23 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 3 पे। ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है। अगर स्पेसिफिकली क्रोमोसोम नंबर 3P25, 26, क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, P आर्म और Q आर्म। तो P आर्म शॉर्ट आर्म है, ये क्रोमोसोम है, तो ये P आर्म है, P आर्म, और ये Q आर्म, Q आर्म। मतलब
रीजन नंबर 22, 26 शॉर्ट आर्म पे, क्रोमोसोम नंबर 3 पे ये जीन म्यूटेशन अगर हो जाए तो इसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा होगी। 25, 26 रीजन है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये पी आर्म है। हाँ, तो इसमें 1 रीजन 2, 3, 25 और 26 पे ये है। कौन सी मेल में? तो जेनेटिकली ये तो मसला म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन का पता तो नहीं चलता कि क्यों है, रेस्पेक्टर ज़्यादा है। अच्छा, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? पहले आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन इस तरह, पेशेंट को ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मसला हेमाचूरिया होगी तो हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। पहले क्या लिखेंगे पेशेंट को? यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, RE का मतलब है रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन में हम क्या देखेंगे? RBC, हेमाचूरिया है, हेमाचूरिया ब्लड एंड यूरिन, अगर RBC इसमें ज़्यादा है, RBC ज़्यादा होगी, हेमाचूरिया की वजह से RBC यूरिन में ज़्यादा होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी, सही, ठीक है। किडनी ऑप्यूरेटर एंड ब्लैडर, KUB, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। तो फिर अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे, अगर मास है, मास अल्ट्रासाउंड पे नज़र आई तो इसकी साइज और लोकेशन को देखने के लिए CT स्कैन करेंगे, CT स्कैन, ठीक है। और फिर CT स्कैन के बाद क्या करेंगे? रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी। अच्छा, रीनल बायोप्सी पे हम देखेंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा तो है, लेकिन कौन सी टाइप है। अगर रीनल बायोप्सी पे इसकी हिस्टोलॉजी जो लैब वाले हैं उसकी सेल की हिस्टोलॉजी देखते हैं, तो रीनल बायोप्सी पे या तो ये हमें बताएगी कि क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा, क्लियर रीनल सेल कार्सिनोमा होगी। इसमें फुल फॉर्म लिख लें, ठीक है। क्लियर रीनल सेल कार्सिनोमा की चांसेस है 70-80%। हमारे पास जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो क्लियर सेल कार्सिनोमा, हिस्टोलॉजी पे उस सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर नज़र आएगी, तो इसका मतलब है ये क्लियर सेल कार्सिनोमा है। दूसरा पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी पे सेल किस तरह नज़र आएगी? पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी में जो हमने थायराइड में पढ़ा था ना, पेपिलरी कार्सिनोमा, तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह सेल, इसमें साइटोप्लाज्म क्लियर नज़र आएगी, इसमें पेपिलरी सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, और इसकी चांसेस है 10% से लेकर 15% तक कि ये पेपिलरी सेल कार्सिनोमा होगी। क्लियर सेल कार्सिनोमा निकलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ये निकलता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकलता है। अच्छा, तीसरा जो है क्रोमोपोब रीनल सेल कार्सिनोमा।
क्रोमोपोब्रिनल सेल कार्सिनोमा की चांसेस कितने हैं? 5%। और ये इंटरक्यूलेटेड सेल आप कलेक्टिंग डक्ट से निकलते हैं। इंटरक्यूलेटेड सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। दूसरा है कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा। ये इंटरक्यूलेटेड सेल से निकले तो इसका नाम क्रोमोपोब्रिनल सेल कार्सिनोमा है। चौथा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट या बिलिनी डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को बिलिनी डक्ट कार्सिनोमा, बिलिनी डक्ट भी कह सकते हैं। तो दोनों ये भी कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है और इसकी सबसे लीस्ट चांसेस जो है वो कलेक्टिंग डक्ट या बिलिनी डक्ट सेल कार्सिनोमा की है। अब देखो रीनल बायोप्सी पे फिर कंफर्म हो जाएगी कि ये कौन सी कैंसर है। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? अच्छा, कैंसर के लिए अगर एक जगह पे है, पहले तो हम कीमोथेरापी करेंगे। ट्रीटमेंट में पहला तरीका क्या है? अगर कीमोथेरापी फिर अगर स्प्रेड है तो फिर रेडियोथेरापी। स्प्रेड है तो कौन सी कैंसर आप निकालेंगे? फिर रेडियोथेरापी। स्प्रेड नहीं एक जगह पे है तो फिर सर्जरी। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन? पहले ये मसला हो, हेमाचूरिया है, प्लांक पेन है, प्लांक मास है, पहले आप यूरिन टेस्ट लिख ले। यूरिन टेस्ट में अगर आ जाए कि आरबीसी ज़्यादा है तो फिर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और बाद में रीनल बायोप्सी। ठीक है। हम स्टार्ट किस चीज़ से? जो लेस एक्सपेंसिव हो। अल्ट्रासाउंड लेस एक्सपेंसिव हो, सीटी स्कैन बाद में सीटी स्कैन लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड पे मास नज़र आ जाए तो फिर सीटी स्कैन की तरफ जाएंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन के क्लिनिकल केस लिख ले। Clinical case. A 2-year-old child brought to the clinic by parents with the history of प्लांक पेन। इसमें भी प्लांक पेन है। अच्छा, और nausea and vomiting। पेनलेस हेमाचूरिया, प्लांक, and palpation, there is इसकी डायग्नोसिस। इसमें कितनी चीज़ें हैं? ये यहाँ पे देख ले, 2 ईयर है, एज 2 ईयर है, हिस्ट्री ऑफ प्लांक पेन है,
पेनलेस हेमाचूरिया है और मास है, प्लांक मास है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिख ले प्लांक मास, ठीक। तो ये क्या है? पेनलेस हेमाचूरिया हो तो रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर ये स्पेसिफिकली बच्चों में हो जाए, रीनल ये एपिथेलियल सेल से अडल्ट में निकलते हैं, एम्ब्रियो से निकले बच्चों में, इस कंडीशन को रीनल सेल कार्सिनोमा जो अडल्ट में होती है तो इसका नाम है निप्रोब्लास्टोमा। बच्चों में इस कंडीशन को हम कह सकते हैं निप्रोब्लास्टोमा, सेम है लेकिन नाम चेंज है, ये एम्ब्रियो से निकलते हैं। अच्छा, निप्रोब्लास्टोमा। ये ब्लास्टोमा जो है, कैंसर अगर एम्ब्रियो से निकले चिल्ड्रन में हो तो ब्लास्टोमा लास्ट में आएगी, तो ये नेप्रोब्लास्टोमा। अच्छा, और इसका दूसरा नाम है विलियम्स ट्यूमर, विलियम्स ट्यूमर। इसके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरापी ड्रग देंगे, एंटी कैंसर ड्रग, वेनक्रिस्टिन, एक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरोबसिन, पेरसाइक्लोफॉस्फेमाइड। पहले वेनक्रिस्टिन एक्टिनोमाइसिन देते हैं, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी। अगर लिखते हैं तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेजेस में देते हैं वेनक्रिस्टिन, और फर्स्ट स्टेज में वेनक्रिस्टिन के साथ साथ देते हैं एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी। थर्ड स्टेज है ये, इसके साथ साथ फिर भी ऐड करते हैं डॉक्सोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन, ये हम फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइसोफॉस्फेमाइड ये ऐड कर देते हैं। फिर वो एफसीपीएस डॉक्टर स्पेशलिस्ट साइक्लोफॉस्फेमाइड। अच्छा, और फिर इसकी सर्जरी करते हैं। निप्रोब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा अगर एम्ब्रियो से कैंसर निकले तो निप्रोब्लास्टोमा, ये दोनों सेम कंडीशन है, लेकिन ये बच्चों में है। अगर बच्चों में कैंसर निकल जाए तो इसका नाम है निप्रोब्लास्टोमा। एडल्ट में रीनल सेल कार्सिनोमा। निप्रोब्लास्टोमा का दूसरा नाम विलियम्स ट्यूमर है, ठीक है। ट्राइड वेट लॉस रीनल सेल कार्सिनोमा में होती है। इसमें ज़्यादातर वेट लॉस, ये तो बच्चा है तो वेट लॉस इसमें ज़्यादातर सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसमें मेंशन भी नहीं है केस में, ठीक है। मेंशन रीनल सेल कार्सिनोमा में वेट लॉस ज़्यादा होती है। अच्छा, इस केस को, तीसरा जो केस है इसको गौर से देखे, फिर कंफ्यूज होंगे रीनल निप्रोब्लास्टोमा में और ये कंडीशन जो है, ठीक है। क्या कैंसर में वेट लॉस होती है? तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर मुख्तलिफ केमिकल है, तो उनकी वजह से वेट लॉस होती है। अच्छा, क्लिनिकल केस लिख ले। क्लिनिकल केस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। A 4-year-old child, टाइम क्या है? A 4-year-old child is brought to with the complaint of, इसमें क्या है? हेडेक, nausea and vomiting।
इसके साथ साथ है प्लांक मास और प्लांक पेन, अनपल्पेशन, इसमें लिखिए एंड ऑन ये प्लांक एरिया है, ठीक है। अब इनको देखें, एक तो हेडेक है, एक है हेडेक, प्लांक पेन और प्लांक पेन है एंड देयर इज मास, प्लांक मास है इन प्लांक एरिया। आप बताइए इसकी डायग्नोसिस क्या है? अच्छा, यहाँ पे मसला किडनी में है, किडनी में नहीं है। यहाँ प्लांक एरिया में किडनी है और किडनी के ऊपर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। अगर किडनी में मसला होता तो यहाँ पे हिमोचूरिया होगी, यहाँ पेनलेस हिमोचूरिया है नहीं है, तो मसला किडनी में नहीं है, तो मसला एड्रीनल ग्लैंड में है। अब देखो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। इसका नाम क्यों न्यूरोब्लास्टोमा रखा है? तो ये जब हमारे पास ये किडनी है और इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, उसका नाम एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड की दो पार्ट्स है, कार्टेक्स और मेडोला। ये कार्टेक्स है, कार्टेक्स की जो लेयर है वो GFR से याद रखिए, GFR ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो G पर जोना ग्लूमेरुलोसा, F पर जोना पिसिकुलेटा, R पर, तो ये जो लेयर है ये क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। अच्छा, दूसरा जो है ये जोना पिसिकुलेटा और तीसरा जोना रेटिकुलेरस। अच्छा, कौन सी हार्मोन इससे रिलीज होती है जोना ग्लूमेरुलोसा से? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? नहीं, एल्डोस्टेरोन ठीक है, वो उसका दूसरा नाम मिनरेलोकार्टिकाइड है। वो मिनरल एल्डोस्टेरोन सोडियम की एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल है, तो एल्डोस्टेरोन ठीक है। जोना ग्लूमेरुलोसा से रिलीज होते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम है मिनरेलोकार्टिकाइड। एल्डोस्टेरोन जो हम एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो एल्डोस्टेरोन क्या कराता है? सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन और पोटाशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन, तो इसलिए इसको मिनरल कॉर्टिकॉइड कह सकते हैं, कॉर्टिकॉइड। अच्छा, ये जी है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड ना, बस इसके उल्टा है, जी से एल्डोस्टेरोन और जी एफ से ग्लूकोकार्टिकॉइड, और ग्लूकोकार्टिकॉइड को कार्टिसोल कह सकते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज के साथ रिलेटेड है, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड। इसका दूसरा नाम कार्टिसोल है। और जोना रेटिकुलरस से कौन सी हार्मोन? एंड्रोजन। एंड्रोजन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, तो कलेक्टिवली इसको हम एंड्रोजन कहते हैं। अच्छा, तो ये तो जोना रेटिकुलरस से रिलीज होते हैं। जोना और एड्रीनल मेडोला से कौन सी हार्मोन?
कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन में आते हैं एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन और इसके साथ साथ डोपामीन। तो एपिनेफ्रिन प्लस नार एपिनेफ्रिन प्लस डोपामीन, अच्छा इसको कंबाइनली कहते हैं कैटेकोल। इसमें कैटेकोल रिंग होता है, कोल अमीन, कैटेकोल अमीन। अब देखो इसकी दो ओरिजिन है, ये कार्टेक्स है और मेडोला है। मेडोला जो है ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है। तो एड्रीनल, इसमें लिख ले एड्रीनल मेडोला, एड्रीनल मेडोला और एड्रीनल कार्टेक्स। अच्छा कार्टेक्स बाहर है, तो अगर हम इस तरह सोचे कि कार्टेक्स बाहर है तो न्यूरल क्रेस्ट से ये बनेगी और मेसोडर्म से एड्रीनल मेडोला। उल्टा है, इसमें एम है तो ये मेसोडर्म नहीं है, एड्रीनल मेडोला ओरिजिनेट होता है। इसकी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन न्यूरल क्रेस्ट सेल, और न्यूरल क्रेस्ट सेल इज द पार्ट ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और न्यू एड्रीनल जो कार्टेक्स है ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अब देखो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है क्या? एड्रीनल मेडोला, तो इसका नाम क्या है? न्यूरोब्लास्टोमा। अब देखो ये जो केस उसने दिया है प्लांक पेन है, तो इसका मतलब है एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनल ग्लैंड में मास है, ट्यूमर है। ये मास ने क्या किया, जब मास हो, ट्यूमर हो, तो एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, अगर एड्रीनल मेडोला में मास है, ट्यूमर है, तो एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होगी। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन का काम क्या है? इसके पीछे एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन का काम क्या है? ब्लड प्रेशर कम, वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन। तो ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर जब हाई होगी तो इसकी वजह से हेडेक होती है। ठीक है, उसके मैकेनिज्म है कि क्यों हेडेक होती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होती है? अब देखो अगर एड्रीनल मेडोला से कैंसर निकले, एड्रीनल मेडोला, इसकी ट्यूमर है, ट्यूमर, तो इसकी वजह से क्या होगी? एपिनेफ्रिन प्लस नार एपिनेफ्रिन ये ज़्यादा होगी। जब ये ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से बीपी क्या होगी? हाई, और बीपी हाई होने की वजह से हेडेक होगी। अच्छा यहाँ पे हेडेक है तो इसका मतलब है एड्रीनल मेडोला से कैंसर निकली है। अब अगर ये एड्रीनल मेडोला की कैंसर है और एड्रीनल मेडोला न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है, तो इसका नाम क्या है? न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, और प्लांक पेन है तो इसमें पेन होगी, और प्लांक मास है तो एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस इस तरह करेंगे कि अगर हेमाचूरिया है, यूरिन में ब्लड है, तो फिर किडनी में मसला होगी। यहाँ पे ब्लड में, यूरिन में ब्लड नहीं होगी और इसमें हेडेक नहीं होगी, इसमें हेडेक होगी। ठीक, अच्छा अच्छा बस लास्ट एक केस है, इसको देखे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल केस। अच्छा
अच्छा 34 ईयर, यार एक सारे कंडीशन हम मेल में डिस्कस किए, तो ये फीमेल 34 ईयर ओल्ड फीमेल presented with a history of with complaint of, इसको गौर से देखिए, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ, इसमें क्या है, हेडेक है, हेडेक है, पाल्पिटेशन है, एंड स्वेटिंग। कितनी चीज़ें हैं, हेडेक है, पाल्पिटेशन है, अच्छा, और शी सेज कंप्लेंट ऑफ एपिसोडिक, ये हेडेक, पाल्पिटेशन एंड स्वेटिंग जो है ये एपिसोडिक, एपिसोडिक का मतलब है कभी होता है और कभी नहीं, ठीक है। अच्छा, शी सेज एंड शी सेज the episode come suddenly and short part last part 10 to 20 minutes। ये जो एपिसोड है ये 10-20 मिनट के लिए आते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो एपिसोड है और इसके दौरान जब ये एपिसोड आ जाए, ड्यूरिंग एपिसोड शी फील एंशियस का मतलब है नर्वसनेस, एंशियस, एंड प्लस्ड का मतलब है रेडनेस ऑफ फेस, वेसल जब डायलेट हो जाए तो और इसकी वजह से रेडनेस ऑफ फेस हो जाए, प्लस्ड। अच्छा, अब एग्जामिनेशन पे देख ले, ऑन एग्जामिनेशन तो जब हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर तो ये है 190/110 mm ऑफ Hg, और ये ड्यूरिंग एपिसोड, ठीक है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। और 120/80 है बिटवीन एपिसोड। जब ये अटैक ना हो, ये एपिसोड ना हो तो फिर ब्लड प्रेशर ठीक है। हार्ट रेट भी ज़्यादा है, हार्ट रेट 110 पर मिनट है, तो हार्ट रेट भी ज़्यादा है। अब हाइपरथायराइडिज्म में ये सिम्टम हो सकती है, तो हम सोच सकते हैं कि ये क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। तो पेशेंट की जब हमने पाल्पेशन की तो नो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और हाइपरथायराइडिज्म में ट्रेमर होती है, तो इस पेशेंट में ट्रेमर भी नहीं है और इसकी थायराइड ग्लैंड जो हमने चेक किया तो वो भी एनलार्ज नहीं है। तो इसमें लिख लें नो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड ट्रेमर एंड नो ट्रेमर। ठीक है, ये जो सिम्टम है ये कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म में हो सकते हैं। अब अगर
हमने थायराइड ग्लैंड को पाल्पेट किया तो वो एग्जाम किया, फिर पाल्पेशन की तो वो ठीक है, एनलार्ज नहीं है और पेशेंट को ट्रेमर भी नहीं है। अब लैब इन्वेस्टिगेशन, ये केस है, इसकी पिक्चर में अच्छा लैब इन्वेस्टिगेशन, ग्लूकोज लेवल, जब हमने ग्लूकोज लेवल चेक किया तो वो माइल्डली एलिवेटेड, ग्लूकोज लेवल इज माइल्डली एलिवेटेड। अच्छा, और लैब टेस्ट 24 आवर यूरिन एनालिसिस हमने की, 24 आवर यूरिन एनालिसिस। तो इस पे हम इसमें आई विनाइल मेंडेलिक एसिड क्या है ज़्यादा, और मेटानेफ्रिन भी ज़्यादा है। व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट? इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कौन सी ड्रग देनी है? पहले अच्छा, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन जब ना अपना फंक्शन करे, देखो एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, ये जब अपना फंक्शन करे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? मेटानेफ्रिन, मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन एंड नॉर मेटानेफ्रिन, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सी है? एंजाइम कोम्ट केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब जब ये मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन बने, मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं विनाइल मेंडेलिक एसिड, विनाइल मेंडेलिक एसिड VMA, और फिर विनाइल मेंडेलिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ मानो अमाइनो एक्सीडेज, ये मानो अमाइनो एक्सीडेज एंजाइम उस पर काम कर देता है, और इसके बाद अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, अब ये आपको याद हो तो फिर इसका ये आसान है, हाँ अच्छा। तो प्यूक्रोमोसाइटोमा किस तरह आपको पता चला? हाँ यस, ठीक है। अगर आप इन कंडीशन को देखें तो उससे भी पता चल सकता है।
यहाँ पे ब्लड प्रेशर किस चीज़ की वजह से ज़्यादा है? एपिनेफ्रिन की वजह से। वो सिम्टम भी एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन प्यूक्रोमोसाइटोमा की वजह से। जो न्यूरोब्लास्टोमा हमने पढ़ा, न्यूरोब्लास्टोमा और प्यूक्रोमोसाइटोमा सेम है। बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा उसे कहलाता है और बड़ों में प्यूक्रोमोसाइटोमा। अगर एड्रीनल मेडोला से कैंसर निकले, एड्रीनल मेडोला से कैंसर निकले तो इसका मतलब है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की लेवल ज़्यादा होगी। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की लेवल ज़्यादा होगी तो मेटानेफ्रिन और नार मेटानेफ्रिन ज़्यादा होगी। मेटानेफ्रिन नार मेटानेफ्रिन हम ब्लड और यूरिन दोनों में चेक कर सकते हैं, ठीक है। विनाइल मेंडेलिक एसिड हम चेक करेंगे यूरिन में। हाँ, मेटानेफ्रिन की मकदार ज़्यादा है या विनाइल मेंडेलिक एसिड की मकदार ज़्यादा है तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या बताता है? एपिनेफ्रिन ज़्यादा है। और एपिनेफ्रिन जब ज़्यादा हो तो इसका मतलब है एड्रीनल में कैंसर है, एड्रीनल मेडोला में कैंसर है। अब इसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? इसमें लिखा है कि व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। चैट जीपीटी पे देखते हैं या खुद से बताते हैं? अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। तो अल्फा 1 ब्लॉकर पहले देंगे या बीटा ब्लॉकर? अल्फा 1। क्यों अल्फा ब्लॉकर क्यों देंगे? अच्छा, इस कंडीशन में हम देंगे फेनॉक्सीबेंजामीन, द ड्रग ऑफ चॉइस। ये पहले अगर इसकी डायग्नोसिस तो उसने नहीं पूछा, अगर डायग्नोसिस का पूछा है तो क्या होगी? प्यूक्रोमोसाइटोमा, प्यूक्रोमोसाइटोमा। कैंसर एड्रीनल मेडोला से निकले तो इसका नाम क्या है? प्यूक्रोमोसाइटोमा, प्यूक्रोमोसाइटोमा। अब इसके लिए हम जो ड्रग देते हैं तो वो इनिशियल, इसमें लिख ले फेनॉक्सीबेंजामीन या पेंटोलामीन, फेनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। पेंटोलामीन भी दे सकते हैं, पेंटोल। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्यूक्रोमोसाइटोमा इज फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनॉक्सीबेंजामीन की मैकेनिज्म इस तरह है। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होती है। तो हम ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, वेसल को डायलेट करेंगे। तो अल्फा ब्लॉकर देंगे या बीटा ब्लॉकर? हाँ, अल्फा ब्लॉकर पहले इसलिए देंगे, अल्फा ब्लॉकर। अच्छा, अल्फा रिसेप्टर, जब अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो इसकी वजह से क्या होती है? वेजो कंस्ट्रक्शन। एक्टिवेशन पे क्या होती है? वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसकी अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो नार एपिनेफ्रिन की रिलीज कम होती है, नार एपिनेफ्रिन की रिलीज कम होती है, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर कहाँ पे है? हार्ट। अच्छा, हार्ट में अगर बीटा एगोनिस्ट दे दे तो हार्ट रेट ज़्यादा, एंटागोनिस्ट रेट हार्ट रेट कम। तो बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट में ना, तो बीटा 1 बीटा रिसेप्टर, बीटा 2 किडनी में होता है, किडनी में। बीटा 1 रिसेप्टर वो रिनीन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है। बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगी? हार्ट रेट, एक्टिवेशन से हार्ट रेट ज़्यादा होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगी। अब अगर हम अल्फा ब्लॉकर देंगे, ड्रग अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, फेनॉक्सीबेंजामीन अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं।
तो अगर हम अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करें तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी या वेजो डायलेशन? वेजो डायलेशन होगी। तो अल्फा रिसेप्टर, अल्फा ब्लॉकर हमारे पास कौन सी है? पेनॉक्सी बेंजामीन और पेंटोलामीन बी है। ये रिसेप्टर हम ब्लॉक करें तो वेजो डायलेशन होगी, ब्लड प्रेशर कम होगी। तो प्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है या नहीं है? ये अल्फा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से नार इपिनेफ्रिन कम होती है। अगर हम ये ब्लॉक करें तो नार इपिनेफ्रिन क्या होगी? ज़्यादा। नार इपिनेफ्रिन ज़्यादा तो उसकी वजह से तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन ये प्रेडोमिनेटली अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम कर देते हैं तो इसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर तो कम होगी, वेसल डायलेट हो गई तो ब्लड प्रेशर कम होगी लेकिन हार्ट रेट ज़्यादा होगी। तो फिर हार्ट रेट को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर हम पहले आपने बीटा ब्लॉकर दिए प्यूक्रोमोसाइटोमा में तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट चला जा सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर पहले देंगे कि वेजो डायलेशन हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो फिर इसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे, बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर से फिर क्या होगी? हार्ट रेट कम। सिंपल है। पहले क्या देंगे? अल्फा ब्लॉकर, फिर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्यूक्रोमोसाइटोमा इज पेनॉक्सीबेंजामीन, और फिर इसके बाद बीटा ब्लॉकर देंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो? केस समझ में आ गई? अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज माइल्डली एलिवेटेड है तो एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, तो इसका मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बनाते हैं। तो ग्लूकोज लेवल की क्या कर देता है? माइल्डली एलिवेटेड। और एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन की वजह से वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा थी। और जो हेडेक थे, पाल्पिटेशन थी, वो किस चीज़ की वजह से थी? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पार्ट इमरजेंसी स्टेट में काम कर देती है तो उसकी वजह से पाल्पिटेशन, हार्ट रफ्तार ज़्यादा होगी, हेडेक होगी और इसके साथ साथ स्वेटिंग होगी। ठीक है।